अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, मोहल्लेदारों की नोक झोंक पर आज आपको दिखाते हैं हस्बे हाल की लतीफ़ी स्ट्रीट का एक मंजर। बट मामू, वैसे मुझे आपकी स्ट्रीट बहुत अच्छी लगी है। बेटा, अंदरून शहर लाहौर तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत तारीखी इमारतें हैं यहाँ। आई सी। वेरी इंटरेस्टिंग। बाबर भाई, ये बट साहब के साथ दोनों कौन बैठे हुए हैं? ये बट के भांजी और भांजा है, बाहर से हैं, साउथ अफ्रीका से। मुझसे डायरेक्ट पूछ लो, मेरे साथ आपकी मंगनी हुई है। नहीं, मुझे तो हैरत हुई है कि बच्चे भांजे आपके बाहर हैं और आप यहाँ रोटी को तरस रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ਅਸੀਂ अपने घरों खा के सोने हैं। कदी तेरे घरों मंगण वास्ते आए सी। पर साहब सदके जावा, कादे तो गुस्सा करन डे हो? ए चुगताई गल ही ऐसी कर दिंदा, किसी टाइम दिमाग खराब कर दिंदा। चुगताई साहब में तो जरा मल्ले दा ख्याल नहीं हैगा। भाई, मोहल्लेदारी का ख्याल तो किसी को भी नहीं रहा। रवायात ही बदल गई हैं। ना वो अब लोग रहे, ना उस सोच के कोई मोहल्लेदार नजर आती है। ऐसा कमबख्त जमाना आ चुका है, क्या बताएं फरीद मियाँ आपको। जी। अगर किसी से बात करें तो आगे से काटने को दौड़ता है। बेशक उसकी टांगे छोटी छोटी हों, दौड़ता जरूर है। लतीफी, ये तुम्हारे अंदर का गुबार बार आ रहा है। तुम्हें असल में तकलीफ इस चीज की है कि पूरा मोहल्ला मुझे झुक के सलाम करता है। अरे वो तुम्हारे कद की वजह से झुकना पड़ता है। अगर खड़े खड़े सलाम तुमसे लें तो तुम सारा दिन पीटी के स्टेप ही करते रहो। कम वक्त झुक झुक के सलाम करता है। मेरा जी चाहता है किसी दिन कोयले के साथ इसके घर की दीवार के बाहर लिखवा दूं, मोहल्ले का नासूर। ऐसे माफ कीजिएगा, इसमें ना मैंने फालतू ही कहा है, बाकी फिक्रा मुकम्मल है। हाँ, मैं समझ गया। पहले भी मेरी दीवार पर तुमने ही लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चुगत लहदा और ताई लहदा लिखा दिया था। बाबर भाई, तशरीह करने की जरूरत नहीं है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ओ, मोहल्ले में इशारेबाजी शुरू हो गई। घूंघट निकालिए। बट मियां जी खुदा लगती कहिएगा, जी जी क्या सारी रात मोहल्लेदार डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं? जी जी, बहुत होते हैं जी। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या बताएं आपको, ये जो बैठा हुआ शख्स टाई वाई लगा के, मुझे तो लगता है कि सारी रात इसमें कोई किसी परिंदे के पट्टे की रूह आ जाती है। लतीफी साहब, पट्टा तो सिर्फ उल्लू का ही मशहूर है। बाबर, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। घूंघट निकालिए। मुझे तो लगता है कि ये हमसे छुप छुप के गर्दन भी पूरी घुमाता है। सारी रात शोर, अच्छा। सारी रात शराबा, सारी रात ऊंची ऊंची आवाजें। हद हो गई है भाई, खुदा के वास्ते। इंसान बसते हैं इस गली में। लतीफी स्ट्रीट एक नाम है पूरे इलाके में। जी हाँ। आप उसकी किसी इज्जत का वकार का ही ख्याल कर लीजिए। सारी रात क्या जरूरत है इतना ऊंचा शोर शराबा करने की? ओए, मेरा घर है, मैं चाहे छाछ बजाऊं या छलनी। तुम कौन होते हो? अरे तुम लोग हो ही छलनी बजाने वाले। क्या? इस मोहल्ले में तो आप कोई इंसान ख्वाब भी नहीं देख सकता। आए भाई, सोएगा तो ख्वाब आएंगे ना। जी, डिस्टर्ब तो हम भी होते हैं। अब दीवारों के साथ दीवारें जो सांझी हैं, तो इनके घर शोर होता है तो हमारी भी नींद खुल जाती है। सदके जाऊं भाभी, कैसी अच्छी गवाही दी। फरेफ्ता हो गया मैं आपकी गवाही पे। खुद को संभालिए। घूंघट निकालिए। शोर तो ये वाकई बहुत करते हैं। फरीद मियाँ, मुझे रात की खामोशी में अहमद फराज पढ़ने की आदत है। वाह, तो हमें भी सुनाइए ना कोई अहमद फराज साहब का एक शेर। ये मुझे याद करने दें तो मैं सुनाऊं। शोर ही इतना करते हैं ये। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਅਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦਾ। अहमद फराज पढ़ना है ना। ये जो बाबर मियां है ना, ये चूंकि सबसे ज्यादा सौदा चुगताई इसकी दुकान से खरीदता है, इसलिए ये हमेशा हमारे खिलाफ बात करता है। वाकई ये बहुत शोर करते हैं ये लोग सारी रात। अच्छा। बिल्कुल, इतना शोर, कभी इसको रात के वक्त चाय याद आ जाती है, कभी गाड़ी स्टार्ट करके अपनी बैटरी चेक करना शुरू कर देता है। और देखिए जुल्म क्या है फरीद मियां, कि रात को खामोशी होती है जी, ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, भाई
पलक पाना दे दो। देखो कभी कह रहा होता है चाय वाली पत्ती का डब्बा किधर पड़ा हुआ है, कभी कह रहा होता है फ्रिज में से दूध निकाल के ले आओ। भाई रोजाना अगर यही बातें करनी है तो सारी चीजें उसी जगह पे रख क्यों नहीं लेते? लतीफी साहब, मुझे रात को चाय पीने की आदत है। तो फिर हमें भी रात को तलवार चलाने की आदत है। तमीज से बात करो। बस ये बता दीजिए। अरे 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 एक मिनट लतीफी साहब, चुगताई साहब, तहम्मुल के साथ बैठिए, तशरीफ रखिए। देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं। तो भाई आप क्यों तलवार चलाने की बात कर रहे हैं? तो ऐसे बात की, हमारे हाथ में कौन सी तलवार थी? घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। लतीफी चचा, आपने 3 दफा मुसलसल कहा है घूंघट निकालिए, कहीं घूंघट को तलाक तो नहीं हो गई? लो देखिए, वही बात निकली ना। ये हमेशा चुगताई का साथ देते हैं। वाह, मेरी चाय इन लोगों को चुभती है। अरे तुम जो सुबह सवेरे कुकड़ के साथ उठ के बैठ जाते हो, मेरा उस वक्त सोने का टाइम होता है और ऊंची ऊंची तुम गली में बोल रहे होते हो। ये देखिए फरीद मियां, आपकी भाभी को कुक्कड़ कह रहा है। ऐसे लतीफी साहब, आपके ऊंचा ऊंचा बोलने से आंख तो मेरी भी खुल जाती है सुबह सुबह। अब कह रहे होते हैं कि दही लाना है कि नहीं लाना, कुछ और तो नहीं मंगाना, डबल रोटी कौन सी लानी है। भाई आप अंदर भी जाके बात कर सकते हैं। अगर आपने बीवी के कहने से चलना है तो अंदर जाके बात कर लें। ये तो चलो तुक बनता है ना, सुबह सुबह ऐसी आवाज ही मोहल्ले में आती है। मगर आधी रात को कभी किसी की गाड़ी स्टार्ट होते और मरम्मत होते देखिए, हमारी भी गाड़ी बाहर खड़ी होती है। आज तक हमने आके कभी अपनी गाड़ी की घंटी बजाई हो, या इसकी सीट को ऊंचा नीचा किया हो, या कभी इसके स्टैंड को उतारा हो, वहीं की वहीं खड़ी होती है। सुबह आती है, हम अल्लाह के फजल से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। वाह वाह वाह, इसका क्या स्टार्ट करना होता है? स्टार्ट ही करना होता है, ऊपर बैठ के घंटी बजा के तो पैडल अपनी जगह भी लानी होती है। एक मिनट, मैं आप लोगों का ना मसला समझ गया जो गुफ्तगू आप लोगों के दरमियान हुई है। कुछ लोग फितरत के ऐन मुताबिक सरे शाम सोने की रूटीन उनकी होती है, वो सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। ये हुई ना बात। और कुछ लोग खिलाफे फितरत सारी रात जागने और शोर शराबा करने के आदी होते हैं। फिट्टे मुंह, बताऊं तुम्हें ये फिटे मुंह क्या होता है? बताऊं तुम्हें मैं? चाचा, बाबर इसने तमाशा बना दिया है। एक साथ समझ कर बताऊं तुम्हें मैं? बेवकूफ बना के रख दिया तुम लोगों ने। एचके निकल चले, आपको जाग रहा हूं। एचके निकल चले। ओ चुगताई मियां, एक मिनट, एक लतीफी, मैं क्या जा रहे हैं भाई? वो हमला करने आ रहे हैं। अरे कोई हमला नहीं कर रहे, आप तो एकदम से डर के साइकिल पर बैठ गए फुदक कर। बैठिए, अपनी तशरीफ रखिए। आपकी जिम्मेदारी पे उतर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी करें अपने आप। बैठे भाभी आप। 5000 रुपए की गाड़ी। चुगताई साहब, आप भी तैश में आ जाते हैं, तैश खा जाते फिटे मुंह क्या रे? हैं। अरे आराम से बात करें, और आराम से कुछ बात नहीं होता। ये आपको थोड़ी कहा है, हमने तो शोर शराबा करने वालों को कहा है। चलो लतीफी साहब तो बैठे हैं साइकिल पे। मजा ये है कि भाभी भी छलांग लगा के फौरन बैठी है। मेरे घर से शोर शराबे की आवाज आती है, जो इनके घरों से रात को आवाज आती है। क्या बताऊं कि खराटे मुझे आराम ही नहीं करने देते। कौन लेता है खराटे? ये बट इतने खौफनाक खराटे लेता है, लगता है मोहल्ले में कारखाना लग गया है। नहीं, बट के खराटों से तो मैं भी डर गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान के चांद पे जाने की फिल्म चल रही है। मामू, हमारी रिटर्न टिकट जल्दी करवा दीजिए। हाँ मामू, बहुत खतरनाक गुफ्तगू हो रही है। देखिए, अभी बच्ची कह रही थी कि बहुत खूबसूरत है स्ट्रीट, और ये भी कह रहे थे कि वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ना जरा बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। वो बाहर से आए हैं हमारा मुल्क देखने के लिए, क्या घर जाके बताएंगे वहां पे चांद गाड़ी जैसे खराटे होते हैं। तो आप भी तो कुछ ख्याल रखिए। वो बाहर से आए हैं यहाँ की सौगातें खाने के लिए, कोई तहजीब और तमद्दन देखने के लिए, अपना कल्चर देखने के लिए, और कैसी खौफनाक बातें शुरू कर बैठे हैं ये लोग। क्या जाके बताएंगे वो बाहर कि कैसा मुल्क है हमारा। आप बताइए बिटिया, बाहर के मुमालिक में सारे लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी नहीं उठते। यस यस डेफिनेटली। ये देख लीजिए, और यहाँ पे नवाब साहब सारी रात जागने होते हैं और सुबह 12-12, 1-1 बजे तक सोए पड़े होते हैं। तो भाईजान, जब मैंने दुकान ही 12 बजे खोलनी है तो सुबह उठ के मैंने क्या करना है? भाई आप जल्दी खोलिए दुकान, आप क्यों 12 बजे खोलती है? आप देखिए ना, इनकी इन हरकतों की वजह से ये
चुगताई भाई हमारे भाई हैं, हम तो भाई समझते हैं, ये ना समझे तो अलग बात है। अच्छा, इनकी इन हरकतों की वजह से इनका अपना बेटा भी घर छोड़ के चला गया है। हाँ याद आया, बेटा कहाँ है आपका? घर छोड़ के चला गया, हॉस्टल शिफ्ट हो गया। चला नहीं गया, मैंने खुद भेजा उसको CSS की तैयारी के लिए, ग्रुप स्टडी कर रहा है वो। लो लो बताओ जरा SSS की तैयारी कर रहा है उधर बैठ के, घर में नहीं तैयारी हो सकती? CSS लतीफी साहब, वही जो आप कह रहे हैं 3-4 दफा S, उसकी तैयारी घर करे, अगर घर में सुकून मिले तो। जब बच्चे को सुकून ही नहीं मिलना, सारी रात खुराफात होनी है, शोर शराबा होना है, तो बच्चा तो बेचारा हॉस्टल जाएगा ना। इतना प्यारा बच्चा सारा दिन इधर बैठ के यूं करता रहता। एक दफा मेरा बच्चा CSS कर ले, उसे कहूंगा कि तुमने इंतखाब पुलिस का करना है, फिर देखूंगा तुम लोगों को मैं। तो उनको पुलिस में करवा रहे हैं, डकैती हो रही हो, वो दरवाजे के आगे खड़ा होकर यूं करता है। ऐसा करने के आए। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो माशाल्लाह 6ठी 7वीं जमात में हो गया था, 7-8 साल तो उसने S लिखने में लगा दिए थे। एक S अगर 7 साल में लिखा तो 3-4 S कैसे करेगा वो? लतीफी मियाँ 3-4 S नहीं, CSS। तो 2 तो फिर भी हैं S। ये मुकाबले का इम्तिहान है लतीफी मियाँ, समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश तो तब करें ना अगर यहाँ पे सुकून मिले तो। बता तो रहे हैं सारी रात शोर शराबा। ओ मेरे खुदाया, कहाँ चले जाऊं? फरीद मियाँ, पिछले 10-15 साल से मैं सोच रहा हूँ कि नावल लिखना शुरू करूं, लेकिन इनकी शाएं बाएं से नहीं लिख पा रहा। ओ भट्ट साहब, नावल वो लोग लिखते हैं जो सुबह एक अंडा, एक स्लाइस और छोटा कप चाय का पीते हैं। बड़े पावे खाने वाले नावल नहीं लिखते। मुकद्दस जी भट्ट साहब, तुम बच्चों को लेके अंदर चलो, आज बात ऐसे खत्म नहीं होगी। बट भाभी बैठिए प्लीज बैठिए। आप लोग ना उठ के जाएं वरना हम भी चले जाएंगे। हम अकेले किसी का मुंह लगना ही नहीं चाहते। ये देखिए जरा क्या तूफान बदतमीजी है इस मोहल्ले के अंदर। ये बाबर मियाँ भी बढ़ते चले जा रहे हैं सिर्फ ये चुगताई साहब की शय के ऊपर। अच्छा, अब देखिए एक आदमी अगर नावल लिखना चाहता है तो बड़े पावों का नावल के साथ क्या ताल्लुक है? फरीद मियाँ इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो थे नवाबों के, वो बड़े बड़े किले बना के, बड़ी बड़ी हवेलियां बना के उसमें रहते थे ताकि किसी का शोर शराबा हमारे घर के अंदर ना आ सके। हमने तो कई दफा हुकूमत को भी दरखास्त दी है कि खुदा रहा हमारी रिहाइश तब्दील करवा दीजिए, हमें यहाँ लाहौर में शाही किले में रिहाइश दे दीजिए। साहब कुछ होश करें, शाही किले कैदी जाते ने, कैदी भी सादे नहीं, वो कैदी जिन्होंने कोड़े बजने होंगे ने। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हरफन मौला साहब से ही बात शुरू करते हैं। ओके जी शुक्रिया। मेरा मुंह इधर है। आप अजीज साहब ये ना समझिएगा कि मैं आपसे नाराज हूं, ये मेरा स्टाइल है। नाज़रीन आज हस्बे न्यूज में किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। नाज़रीन गर्मा गर्म पकौड़े तो आपको हर जगह से मिल जाते हैं, मगर गर्मा गर्म बहस आपको मिलती है सिर्फ आपके पसंदीदा प्रोग्राम हस्बे न्यूज में। जी हाँ, मैं हूं आपका अपना अजीजी और आप देख रहे हैं हस्बे न्यूज। नाज़रीन आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मैं तारुफ कराए देता हूं हुकूमती नुमाइंदे जनाब हरगल ठीक साहब। वो इनकी सेहत ठीक नहीं है मगर गल इनकी हर ठीक होती है। उनके साथ एक इंतहाई सीनियर मईशतदान हैं जनाब मोहतरम माल पैसा साहब, और ये मेरे बिल्कुल करीब जो बैठे हुए हैं ये अपोजिशन के नुमाइंदे हैं मोहतरम हरगल गलत साहब, और इधर मेरे बाएं तरफ बैठी हुई हैं इत्तेहादी जमात की नुमाइंदा मोहतरमा दिया सलाई साहिबा, और उनके साथ मौजूद हैं नाकाबिले यकीन तजियाकार जनाब हरफन मौला साहब। तो नाज़रीन आपने मेरे नाम के साथ सीनियर तरीन नहीं कहा अजीजी साहब, चला जाऊं मैं उठ के यहाँ से। ओ जनाब तशरीफ रखे, क्या कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं है साथ सीनियर तरीन कहने की। लोग आपको देख के ही समझ जाते हैं कि यही सीनियर तरीन है। वो क्या कहते हैं कि लोहे का जंग ही बता देता है कि वो कितना पुराना है। ये भी मिसाल आपने गलत दी अजीजी साहब। क्या हुआ जी? पुराना चावल सबसे अच्छा होता है, उसको कहाँ जंग लगा होता है? पुराना गुड़ इतना वधिया होता है, उसको कहाँ जंग लगा होता है?
मैं माफी चाहता हूं, असल में मैं शहर का रहने वाला हूं, इसलिए ये दोनों मिसालें मेरे जहन में नहीं आई। आपको वाकई पुराने चावल भी कहा जा सकता है, इसी वक्त चावलों की करोड़ी भी बन जाती है। नादरीन, आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है मुल्की मईशत। क्या मुल्की मईशत पांव पे खड़ी हो रही है, हो जाएगी या नहीं होगी? तो चलें, सबसे पहले हम अपने सीनियर तरीन तजियाकार जनाब हरफन मौला साहब से ही बात शुरू करते हैं। ओके जी शुक्रिया। मेरा मुंह इधर है। आप अजीज साहब ये ना समझिएगा कि मैं आपसे नाराज हूं, ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, आपके स्टाइल को हम मलहूज खातिर रखेंगे। इन वाला कैमरा उठा के उधर ले जाइए जी। नहीं, कैमरे कोई बात नहीं, आप बात शुरू करें, मैं घूम जाऊंगा। मैं किसी वक्त भी 360 एंगल पे घूम सकता हूं। किसी बात पे घूम जाते हैं या अपनी बॉडी से घूम जाते हैं? बॉडी से, बात पे मैं कायम रहता हूं। माशाल्लाह। तो आप ये बताइए कि ये जो हुकूमत बनते ही वजीर आजम के दौरे शुरू हो गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये कोई नई बात नहीं। जब भी नई हुकूमत बनती है, हुक्मरानों को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें मेरी बड़ी गहरी रिसर्च है और मैंने 3-4 हकीमों का भी एड्रेस ले लिया है जो इन दौरों को रोक सकते हैं, इन दौरों को इलाज कर सकते हैं। मसलन उन हकीमों का नाम आप बता सकते हैं? हकीम IMF, हकीम वर्ल्ड बैंक, हकीम एशियन डेवलपमेंट बैंक। अजीजी साहब, ये दौरे इन हकीमों से ठीक नहीं होंगे जो ये मोहतरम बता रहे हैं। ये दौरे जब ठीक होंगे जब इनकी नीयतें ठीक होंगी। ये अवाम के पैसों से खेल रहे हैं, अवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए दौरे थोड़ी कर रहे हैं। अरे ये तो सैर सपाटे कर रहे हैं, सैर तफरी के लिए जा रहे हैं, याशियों के लिए जा रहे हैं। ओ भाई, आपने कहाँ वजीर आजम को किसी बाहर के मुल्क में किसी पार्क में फिरते हुए देख लिया है, या किसी चिड़ियाघर में पांडे के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए देख लिया है, या किसी जो आइलैंड में रोलर कोस्टर पे बैठे हुए देख लिया है? ओ भाई, वो नहीं बैठ रहे रोलर कोस्टर पर, अवाम को बिठा दिया है रोलर कोस्टर पर। अवाम घूमे जा रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं, मैंने प्रोग्राम में दानिश्वर बिठाए हुए हैं, भाई पंगूड़े वाले नहीं बिठाए हुए। आपने सारी गुफ्तगू रोलर कोस्टर पे ही शुरू कर दी है। जी आप बताइए मोहतरमा दिया सलाई साहिबा, आप क्या कहते हैं इन दौरों के हवाले से? सीधी सीधी बात है दीदी साहब, अगर यही दौरे वो खुद करें तो वो बहुत जरूरी हैं, और अगर यही दौरे कोई दूसरा करे तो वो गैर जरूरी हैं, लूट मार है, अय्याशियां हैं। मोहतरमा, नजर आ जाता है दौरे के वक्त से कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए है या अय्याशी के लिए है। अरे पूरी बारात लेके दौरों पे चले जाते हैं। आधे से ज्यादा तो वो लोग होते हैं जिनको इन दौरों से इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ लोग साइड के मनाजर देख रहे होते हैं और कुछ लोग सोए हुए होते हैं। ओ मिस्टर, अगर मेरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है तो मैं थोड़ी देर सो लूं, लगा लूं आंख, छोड़ दूं मुल्क की फिक्र, इस मुल्क को तनहा छोड़ दूं। आपकी अभी आपकी गुफ्तगू सुनी है हमने, बारी बारी सबसे बात करनी है ना जी। आपको भी इंशाल्लाह दोबारा मौका देते हैं। पता नहीं कब मौका देते, पत्ती रह गई नीचे। मेरी बात नहीं आ रही। नहीं तो और चाय आपको मंगवा लेंगे, अभी ब्रेक होती है तो आपको और चाय मिल जाएगी। थैंक यू जी, आप माशाल्लाह मईशतदान हैं। हर दौर में आपने ही इस मुल्क की मईशत को बर्बाद संभाला है, मईशत को संभाला है। आप क्या कहते हैं, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया जा सकता है? आप इन दौरों को किस नज़र से देखते हैं? जी फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि चाय के साथ कुछ खाने पीने के लिए यहाँ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं, मुल्क की खजाना भरने के लिए क्या तजावीज देते हैं आप? और जी मुल्की खजाने को छोड़ें, पहले अवाम का पेट भरें। जब इंसान का पेट खाली होगा वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या करेगा? आप ये कहीं उस इंसान की बात तो नहीं कर रहे जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है? और जी मुझे छोड़ें, ये मेरे साथ भी इंसान ही बैठा हुआ है, ये आपने कुर्सी पे केले नहीं ठोका हुआ। ओ मिस्टर, तमीज से बात करें। एक मिनट भाई साहब, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। अभी प्रोग्राम का बहुत सा टाइम बाकी है। अगर आप पहले ही बेहोश हो गए तो प्रोग्राम कैसे पूरा होगा? बात करते किल ठोका हुआ है, हालांकि मैं भी कह सकता था ये मेरे साथ बंदा बिठाया हुआ है या मट्टी वाला ट्राला उल्टाया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा।
नहीं, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप हमेशा अपनी सेहत के मुताबिक जुगत करते हैं। एक मिनट अजीज साहब, यहाँ मैं एक बात करना जरूरी समझता हूँ। हालांकि प्रोग्राम बदतमीजी पे उतरा है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन ये बात मैं जरूर करूंगा कि वो जो साहब बैठे हैं हुकूमती नुमाइंदे, जी, इनसे चाय का कप तो उठाया नहीं जा रहा, ये अवाम का बोझ क्या उठाएंगे? क्या मतलब है आपका? मैं कब से देख रहा हूं कि इन्होंने कप का सहारा लिया हुआ है, उठाया नहीं जा रहा। खुदारा इनको कोई छोटा कप दे दें। ओ भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मुल्क अल्लाह के फजल से तरक्की की पटड़ी पे चढ़ चुका है। खाक पटड़ी पे चढ़ चुका है? फिलहाल तो आप लोग अयाशियों के लिए जहाजों पे चढ़ रहे हैं। भाई मुझे क्या बता रहे हो कि मुल्क तरक्की की पटड़ी पे चढ़ चुका है? मैं तरक्की को भी जानता हूँ, मैशत को भी जानता हूँ और सियासत को भी जानता हूँ। मैं अल्लाह के फजल से हर फन मौला हूँ। अभी तो आपको ये फन मैंने दिखाया ही नहीं। खाना दिखान परौने कोई गरीब दा यार नहीं, हर कोई यार अमीर दा बनदा कोई गरीब दा यार नहीं। खाना दिखान परौने साहब, कोई गरीब दा यार। ब्रेक ले लीजिए, मेरा सीनियर तजियाकार पह गया है। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जो दवाई के साथ साथ बच्चा खिलाने के भी एक्सपर्ट होते हैं। रोते हुए बच्चे को पहले उठा के टू मामा चुप कर जाओ, चुप। नाज़रीन, आज की दिलचस्प खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। नाज़रीन, खबर यह है कि न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 वजीर आजम की खबर ले आया है। हाय। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने गंदम स्कैंडल के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि वजीर आजम का काम नहीं है कि वो गंदम की पैदावार देखे। तो और किसका काम है ये? मैंने तो आपको शुरू से ही कह दिया था कि ये मुंह से ही चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट लगते हैं। हाँ, इस तरह के बच्चों के डॉक्टर होते हैं जो दवाई के साथ साथ बच्चा खिलाने के भी एक्सपर्ट होते हैं। रोते हुए बच्चे को पहले उठा के टू मामा चुप कर जाओ, चुप। टीका तो नहीं लगाना, मैंने मीठा शरबत दूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो? सेनेटर है वो, सेनेटर। ओ यार, मुझे पता है सेनेटर है, मगर देखो तो सही क्या रहे हैं। कहते हैं वजीर आजम का काम नहीं है गंदम की पैदावार देखना, और वजीर आजम का काम क्या देखना है कि दीवार सीधी है कि नहीं, या लेडीज कपड़े की दुकान पे बैठ के देखना है कि दुपट्टा सूट के साथ मैच करता है कि नहीं, या रेलगाड़ी से शेर बार निकाल के देखना है कि स्टेशन आया कि नहीं, या चिमटे के साथ पराठा उठा के देखना है कि लाल हुआ है कि नहीं, या दादा अबू के कहने पे दौड़ के बाहर जाके देखना है कि बारिश आई है कि नहीं, और अगर बारिश आ गई है तो छत पे जाके देखना है कि बनेरे से कपड़े उतारे हैं कि नहीं, या दूरबीन को आंख लगा के देखना है कि ईद का चांद निकला है कि नहीं। यूर आप वजीर आजम थे, रोयते हलाल कमेटी के मेंबर नहीं थे। वाह। आप यूं कह लें कि भाई जितनी देर के लिए मैं आया था इतनी देर में और बहुत से वक्त पड़े हुए थे, मैं गंदम को नहीं देख पाया। ये कोई बात नहीं है कि वजीर आजम का काम नहीं है गंदम की पैदावार को देखना। भाई महकमा ज़राअत भी वजीर आजम के अंडर होता है, वो किसी बापडा के SDO के अंडर तो नहीं ना होता। मैं समझता हूँ। जाहिर है माशाल्लाह आप खुद कई दफा ट्रांसफार्मर से करंट खा चुके हैं। करंट खाया है, किसी के पैसे नहीं खाए। हर वजीर आजम अल्लाह को भी पाए। यानी देखिए कैसे मजाया बयानात हमारे मुल्क में सामने आते हैं। जैसे वो बयान बड़ा वायरल हुआ था, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, डिग्री होती है भाਵੇਂ जाली हो या असली हो। मैं बाहर के मुल्कों में भाग के नहीं जाता, जहाज पे जाता हूँ। भाई सीधी बात है, इतनी सारी गंदम जो दरामद की गई है, जबकि पता है कि आगे हमारी गंदम की वाडियां शुरू होने वाली हैं, हमने वो वाली गंदम को चूहियों के आगे तो नहीं ना डाल दी। ये बात, इतनी सारी गंदम मंगा के इतने तगड़े रेट पे बेच के किसने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। आप उस वक्त वजीर आजम थे, आपके दौर में ये हुआ है।
या तो फिर बहुत बड़े किसी तगड़े भाई ने मंगाई है जो आप बताना नहीं चाह रहे, तो वरना तो आपको बताना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पूरे मुल्क के किसान बेचारे सर पे हाथ रख रख के रो रहे हैं। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान तो ना दें कि वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं है गंदम की पैदावार को देखना। ये तो वही बात हो गई ना, एक चौधरी ने रख लिया कामा, तुझे कहता बैठ पुत्र तेन मैं तेरिया जिम्मेदारियां ते काम समझावा, कहता हुक्म जनाब। कहता पहली बात तो यह है कि डेरे का ख्याल रखना है, कहता जी इंशाल्लाह। दूजी तेरी जिम्मेदारी ये है कि खेतों शेतों का भी चक्कर लगाना है, कहते जी बिल्कुल ठीक जनाब। कहता तीसरी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ कोई भी अभी नबी हो तो फौरन मुझे इतला करनी है, कहते जी बिल्कुल ठीक है। कहता हुण मेरे को काम सुन के काम तेरा की है, कहते एक मिनट चौधरी साहब ए जिम्मेदारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ मैं पूरियां करांगा, ए काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं जे। यानी आप ये देखें कि 25 दिन में जहां से गंदम आई है वहां से इधर तक पहुंचनी थी पाकिस्तान। तो जब अप्रूवल हुई है ना जी इस गंदम की, उसके 7वें दिन गंदम इधर पहुंच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम को 16-17 दिन पहले से गंदम उधरों टुर पई सी। भाई क्या कर रहे हैं आप? खुदा का खौफ खाएं, खुदा के लिए ये ना करें। आप अगले वजीर आजम को सजेशंस दे रहे हैं, जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं। बिल्कुल। जब आप वजीर आजम थे उस वक्त आपको अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है। क्या कह सकता है बंदा जी, इस पे तो शायर भी सिर्फ यही कहता है या फिर मुझे लगता है कि वो जो इनके इलाके का शायर था ना, वो जिसने कहा था वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वो इनको समझ ये आई है। वजीर आजम काकड़ साहब बारों कनक मंगाओ, वजीर आजम काकड़ साहब बारों कनक मंगाओ, वजीर आजम काकड़ साहब बारों कनक मंगाओ। नाज़रीन यह लेते एक छोटी सी ब्रेक। अब उन्होंने सख्ती कर दी है, हर सड़क के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम बंदे खड़े करेंगे, जिसके टोकन नहीं अदा हुए होंगे हम उसकी गाड़ी को अंदर करेंगे या उसी वक्त टोकन अदा करें। अच्छा जी, एक बात मैंने कुछ अरसा पहले अपने प्रोग्राम में भी की थी और किसी शायद इंटरव्यू में भी की है कि मैं श्रीलंका गया और मेरे जहन में ये था कि यहाँ पे ये आवाज लगाई जाती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो पता नहीं श्रीलंका कितना को बुरा है जो ये इस तरह की डिस्कशन होती है कि बड़े बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के और ये श्रीलंका बनने जा रहा है। हाँ जी। तो मैं श्रीलंका गया तो मेरे जहन में ये बात थी, मैं उस हवाले से फिर श्रीलंका देखता रहा। सही। सारा श्रीलंका जब मैं फिर के 10-12 दिन के बाद वापस आया तो मैंने एयरपोर्ट पे दुआ की कि या अल्लाह पाकिस्तान को श्रीलंका बना दे। तो कुछ दोस्तों ने ये एतराज किया कि आपको पता ही नहीं है वो मईशत के हवाले से कितना बुरा हो गया हुआ है और उसकी मईशत कितनी डूब गई है और ये है और वो है। हर चीज के कता नजर मेरी एक अपनी सोच है। मुझे दोस्त कह रहे हैं, जाहिर है वो भी आदमी है, मैं तो ऐसे ही अपनी ऑब्जर्वेशन सुना रहा था। तो जो आलम है, मैं तो नहीं हूं, जो आलम लोग हैं वो सही कह रहे हैं ये भी, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है पूरी दुनिया में जहां जहां गया हूं, कौम अच्छी है ना जी तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम अभी तक आज तक कौम नहीं बन सके, अच्छी कौम तो बड़ी दूर की बात है, कौम ही नहीं बन सके अभी। हम लोग आपस में एक दूसरे को घूरियां ही सिर्फ डाल रहे हैं। मैंने ये इस हवाले से कहा था कि श्रीलंका बना दे कि मैंने वहां के लोगों को, वहां की सड़कों को, वहां के निजाम को जब देखा तो मैंने ये सारा कुछ तफसील भी बताई थी अपने प्रोग्राम में कि मैंने 12 दिन किसी को ऊंचा बोलते ही नहीं देखा। सही बात। बाखुदा मैंने 12 दिन किसी को किसी से झगड़ते ही नहीं देखा। मैंने 12 दिन सड़कों के ऊपर को गंद, को कागज, को रैपर पड़ा हुआ नहीं देखा, कुछ सिगरेटों के टोटे कहीं पड़े हुए नहीं देखे। मैंने किसी को मांगते हुए नहीं इस तरह देखा जैसे यहाँ पे है। बल्कि मैंने वो वाकया भी सुनाया कि ड्राइवर को 500 रुपया दिया हमने कि खाना खा लो जाके। हम कहीं कोई फास्ट फूड खाने लगे थे तो हमने सोचा कि ये तो ज्यादा खाते हैं, ये वहां से वो चावल और वो जो उनका होता है खाना वो खा ले। तो उसने आगे वो 500 वापस कर दिया। तो हमने कहा खाना नहीं खाया, कहते नहीं खा लिया, वो जो जिस होटल से खाया वो ड्राइवर से पैसे नहीं ले रहे।
तो हमने कहा चलो फिर पास रख लो, कहते नहीं नहीं उसने लिए ही नहीं पैसे तो मैं क्यों रख लूं, ये पकड़े। क्या बात है। इस तरह की पोजीशन, इस तरह की खुददार और डिसिप्लिन्ड कौम, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वहां पे तालीम बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरा ये कहना या दुआ करना कि या अल्लाह पाकिस्तान को श्रीलंका बना दे, वो यही है कि यहाँ की कौम अच्छी हो जाए, लोग पढ़ लिख जाएं, तालीम की तरफ तवज्जो दें। ये बात भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैंने रिपीट भी नहीं थी करनी, इसलिए की है कि अभी एक इशू सामने आया, अखबार में मैंने पढ़ा, खबर पढ़ी कि देखें हम लोग गाड़ियां लेके तो सड़कों पे घूम रहे होते हैं। अब बाहर जितने भी लोग आते जाते हैं उनको पता है वहां पे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, फलान ढमकान, कई चीजों के बाद आप गाड़ी जो है वो सड़क पे लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ एक दो चीजें हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है नई गाड़ी की, दूसरा गाड़ी का वो टोकन टैक्स जो होता है वो देना होता है। हम दोनों चीजें जितनी डिसिप्लिन से देते हैं वो सारी कौम को पता है। यानी हम गाड़ी को साल साल चलाते रहते हैं अप्लाइड फॉर लिख के ही। भाई क्यों, खुदा के वास्ते आप ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने करोड़ों रुपए की गाड़ी ले रही है यार, आप चंद हजार की रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। या आपकी गाड़ी 4, 5, 6 करोड़ की है, चलो उसकी को 5, 6 लाख की होती होगी रजिस्ट्रेशन, मगर वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। सही बात है, फौरी तौर पे करवाएं। और कोई इस हवाले से मेरा ख्याल है कानून भी है कि आप इतनी देर तक गाड़ी चला सकते हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के। और मैं ये हुकूमत से भी कहूंगा कि आप अनाउंस करें, चलें 500 किलोमीटर रख दें कि भाई 500 किलोमीटर के एक भी ऊपर 1 किलोमीटर भी होगा और गाड़ी अप्लाइड फॉर होगी तो आपको गाड़ी को अंदर दे दिया जाएगा। लेकिन वो सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम नहीं है। अच्छा फिर टोकन नहीं हम देते। ये मैंने बात इसलिए की है कि मुझे खुद रोक लिया गया। मैं पिंडी की तरफ जा रहा था तो उधर वो सड़क पे खड़े थे, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले, उन्होंने कहा भाई जी रोको ना जरा गड्डी, टैक्स क्यों नहीं जी देता पूरे साल दा? मैं कहा है क्या मतलब? कहते जी टोकन जो लगवाते हैं टोकन टैक्स वो क्यों नहीं दिया हुआ? मैंने कहा हाँ, या शायद मैंने वाकई नहीं दिया हुआ। हालत हमारी ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि वाकई इस साल दिया ही नहीं है। उसने फिर कहा कि अभी इसी वक्त अदा करें वरना गाड़ी बंद करेंगे। वो मैंने फिर उधर ही वो कोई एप्लीकेशन है वो उसको लोड करके फटाफट वो टैक्स अदा किया, फिर उन्होंने जाने दिया। अच्छा अब ये खबर मैं पढ़ रहा था जो मैं सारे अपने व्यूअर्स को और सारी पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि अब उन्होंने सख्ती कर दी है। हर सड़क के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम बंदे खड़े करेंगे, जिसके टोकन नहीं अदा हुए होंगे हम उसकी गाड़ी को अंदर करेंगे या उसी वक्त टोकन अदा करें। इसलिए मैं समझता हूं कि परेशानी से और शर्मिंदगी से बचने के लिए हर साल को एक डेट जो है वो फिक्स करें और उस पर अपना टोकन टैक्स अदा किया करें, गाड़ी का टैक्स अदा किया करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप गाड़ी में बच्चे बिठा के, बेगम बिठा के जा रहे हैं या अपने पेरेंट्स बिठाए हुए हैं, आपको सड़क पे रोक लिया जाए और आपके पास वो एप्लीकेशन भी ना लोड हो और फिर हो भी ना रही हो तो उसमें प्रॉब्लम हो और आपको गाड़ी से हाथ धोने पड़े और फिर रक्षा करा के आगे जाना पड़े और सारी राह फिर परजाई की झाड़ सुननी पड़े। तो इससे पहले ही आप टोकन दे लें। और फिर एक और बात, अभी उन्होंने ये भी कहा है महकमा वालों ने, एक्साइज वालों ने, दूसरी ट्रांसपोर्ट पे सफर करने वाले जो हैं किराया दे के, उनको भी खबरदार किया गया है कि आप गाड़ी में बैठने से पहले पता कर लें कि इस गाड़ी का टोकन अदा हुए हैं। अच्छा। ये ना हो कि गाड़ी भरी हो, हम कहीं रोक लें, गाड़ी के टोकन ना अदा हुए हो। हमने बिल्कुल नहीं लिहाज करना सवारियों का, आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा, हम गाड़ी बंद करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये एक्साइज वाले जो हैं टैक्स वाले, इनको चाहिए कि कोई ऐसा ऐलान कर दें कि हर गाड़ी वाला जो है वो अपने वो टोकन टैक्स जो उसने अदा किया हुआ है उसको वो कहीं फ्रेम करके या उसको गाड़ी के दरवाजे के साथ वाले शीशे पे चस्पा करके उसके ऊपर प्लास्टिक की पेस्टिंग कर दें, कोई इस तरह की वो लगा दिया जाए ताकि लोग पहले देखें कि इसका टैक्स अदा हुआ है फिर उस गाड़ी के अंदर जाएं। वरना ये बड़ी परेशानी वाली बात है ना, आप बच्चों के साथ हों या खवातीन के साथ हों और आपको किसी रोड पे उतार लिया जाए और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। चूंकि ये खास तौर पे ये जो पैसेंजर गाड़ियां हैं ना जी, वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं।
बिल्कुल तो ऐसे। छोटी छोटी चीजों पे बचत कर रहे होते हैं कि खैर कर लांगे। हाँ। अब मुझे एक वाकया याद है कि ड्राइवर कहता है जी, मैंने कहा छोड़ क्यों दिया तुमने उधर से काम? वो कहते जी उन्होंने 3-4 नहीं किया, टायर बड़े कमजोर ने बदल दियो। कहते यार चलाई जा बदल लांगे। कहते जी चलाई की जा, जिस दिन टायर फट गया मेरे समेत और बड़ा बड़ा को हादसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, किसको पूछूंगा? बिल्कुल। तो ये बड़े लापरवाह लोग होते हैं। इसलिए आप खुद परवाह करें अपनी इज्जत की और अपनी सहूलत की। ये ना हो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। बिल्कुल अजीजी, अच्छा शहरी होता ही वो है जो मुल्क के असूलों पे अमल कर रहा हो। बिल्कुल अजीजी, हमारा तो अलमिया ये है कि हम उमूमी तौर के ऊपर टैक्स देना ही नहीं चाहते, यानी हर जायज नाजायज तरीके से पैसे बच जाएं, ये हमारी कोशिश होती है। जी 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 जी। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। वाह। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।